आज हमारे पास घर्षण कोण के बाद आने वाला अगला टॉपिक है विराम कोण। जिस बच्चे लोग घर्षण कोण को टॉपिक नहीं पढ़ा है वो कृपया हमारे घर्षण कोण के टॉपिक वाला वीडियो जरूर देखें ताकि विराम कोण उसको आसानी से समझ में आए। और इस वीडियो को विराम कोण का जो ये हमारा वीडियो है उसको आप पूरा देखें ताकि शुरू से अंत तक देखते रहे और अच्छे से समझ में आए आप सबको। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। ये जो हमारा प्रश्न है विराम कोण, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल त्रैमासिक से लेकर पूरा वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखने वाले वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह जरूरतमंदों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो बने रहें इस वीडियो में। हमारे पास है विराम कोण। तो विराम कोण होता क्या है, सबसे पहले इसको हमको समझना है। ठीक है, तो हमारा विराम कोण कहता क्या है, तो पहले समझते हैं विराम कोण के बारे में। तो हमारा विराम कोण होता है जब कोई पिंड, हमारे पास देखो यहां पर एक पिंड है, पिंड का मतलब कुछ भी वस्तु हो सकता है। ठीक, तो वस्तु में आपका जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी वस्तु हो सकता है। ठीक, जो कौन सी अवस्था में है, ढलान वाली अवस्था में है। तो क्या बोलेंगे हम, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर, नत समतल का मतलब होता है ढलान वाली समतल पर। ये ढलान वाली समतल आपका ओवर ब्रिज हो सकता है, अंडर ब्रिज हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नत समतल। तो हमारे पास जो ये पिंड है एक नत समतल पर है, मतलब ढलान वाली समतल पर है, या ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज वाली समतल पर है। तो इसी को हम बोलते हैं नत समतल। तो कैसे बोलेंगे, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था का मतलब होता है हमारा जो पिंड है वो ढुलने की अवस्था में है लेकिन रुका हुआ है, इसे बोलते हैं सीमांत संतुलन की अवस्था। ठीक, हमारा जो पिंड है किसी ओवरब्रिज में, हमारा जो कार है या कोई वस्तु है वो ओवरब्रिज में क्या है, ढुलने की अवस्था में है बट ढुल नहीं रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सीमांत संतुलन की अवस्था। क्लियर है, तो इससे एक परिभाषा निकलता है, क्या होगा, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में हो तो नत समतल का क्षैतिज से जो झुकाव कोण होता है इसे हम बोलते हैं विराम कोण। क्या बोलेंगे, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर, किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में हो तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण को ही विराम कोण कहते हैं, इसे थीटा से दर्शाया जाता है। क्लियर है। अब इस प्रश्न में हमको यह हल करना है या यह सिद्ध करना है कि हमारा जो विराम कोण होता है, अर्थात विराम कोण की जो स्पर्शज्या होता है, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक μ से बराबर होता है। ये भी हमको सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है कि हमारा जो विराम कोण होता है ये घर्षण कोण के भी बराबर होता है। क्लियर, क्या सिद्ध करना है, हमारा जो विराम कोण होता है, विराम कोण की जो स्पर्शज्या होता है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक μ के बराबर होता है। और दूसरा ये सिद्ध करना है हमें कि विराम कोण जो होता है वो घर्षण कोण की भी बराबर होता है। ठीक, तो इस कारण हम क्या करेंगे, बलों को दो वियोजन में तोड़ेंगे। पहला हमारा रहेगा ऊर्ध्वाधर वियोजन और दूसरा क्या रहेगा हमारा क्षैतिज वियोजन। ठीक, तो ऊपर वाला जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, नीचे वाला जो भी वैल्यू रहेगा हमारा माइनस में रहेगा, राइट साइड वाला जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो प्लस में रहेगा और लेफ्ट साइड वाला जो भी वैल्यू रहेगा हमारा माइनस में रहेगा। मतलब एक संख्या रेखा काम करेगा। संख्या रेखा जैसे इस प्रकार काम करता है ना, ऊपर गया तो प्लस, नीचे आए तो माइनस, राइट साइड गया तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, इस प्रकार से यहां पर भी काम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन करते हैं।
तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ा। हाँ, और एक चीज, जब कोई भी पिंड क्या होगा, सीमांत संतुलन की अवस्था में होगा, कहां पर? नत समतल पर। तो इसका जो भार है क्या होगा? सीधा सीधा लगेगा ऐसे। तो इसका जो भार है mg, क्या लग रहा है? सीधा सीधा लग रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो ये mg जो है, जो भार है, एक थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? हमारा त्रिज्या वाला कॉम्पोनेंट बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? हमारा mg cos थीटा नीचे की ओर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? हमारा mg sin थीटा। क्योंकि हमारे ये अगर देखा जाए तो तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश का मतलब ये तृतीय चतुर्थांश। देखो यहाँ पर जैसे कोण बनता है थीटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? जैसे यहाँ पर हमारा mg काम कर रहा है भार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा mg cos थीटा बन जाएगा, और ये हमारा mg sin थीटा बन जाएगा। क्लियर? जहां से कोण बनना चालू होता है उसको बोलते हैं कोज्या कॉम्पोनेंट, और जहां से नहीं बनता उसको बोलते हैं ज्या कॉम्पोनेंट। अब ये कौन सी चतुर्थांश में? हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरा चतुर्थांश मतलब इतना होता है हमारा। सेम यहां पर भी एक ही हमारा क्या है? तीसरा चतुर्थांश है, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो यहां पर क्या बना? हमारा कोण mg के साथ, mg हमारा बाहर है, लेकिन थीटा कोण से झुका हुआ है, ये थीटा कोण से झुका हुआ है, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर? mg cos थीटा कोज्या कॉम्पोनेंट बन गया, और mg sin थीटा यहाँ पर क्या बन गया? ज्या कॉम्पोनेंट बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे? हम इसको बारी बारी से वियोजित करेंगे। तो दो प्रकार का हमारे पास वियोजन होगा। पहला होगा हमारा बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन, और दूसरा होगा हमारा बलों का क्षैतिज वियोजन। तो बलों के ऊर्ध्वाधर वियोजन का मतलब होता है एक खड़ी लाइन, और बलों का क्षैतिज वियोजन का मतलब होता है एक लेटा हुआ लाइन। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन कर रहे हैं। तो बलों के ऊर्ध्वाधर वियोजन में क्या करना है? हमको एक खड़ा लाइन को लेना है। तो खड़े लाइन में देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? ऊपर का हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य कर रहा है। जब भी कोई पिंड क्या होगा? सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है नत समतल पर, तो उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, जो ऊपर की ओर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर कौन सा बल काम करेगा? हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया, इसलिए हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और नीचे क्या काम कर रहा है? इसका भार काम कर रहा है। किसका भार काम कर रहा है? पिंड का भार काम कर रहा है। ठीक, इसलिए क्या होगा? हमारा ये नेगेटिव हो गया। तो चलिए करते हैं आगे। तो बलों के ऊर्ध्वाधर वियोजन में क्या करेंगे? हम ऊपर वाले जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम प्लस में लेंगे। तो यहाँ पर देखो बलों का ऊर्ध्वाधर वियोजन मतलब खड़ी लाइन, तो क्या है हमारा? यहाँ पर आर देखो प्लस में, तो यहां लेंगे हम प्लस में आर को। उसके बाद हमारा जो mg cos थीटा है, ये क्या कर रहा है? नीचे की ओर काम कर रहा है, इसलिए इसको किस में लेंगे? हम इसको माइनस में लेंगे। तो ये हमारा होगा माइनस mg cos थीटा। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, कभी भी अगर हम क्या करते हैं? वियोजन करते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं? वियोजन करते हैं, ठीक है। तो वियोजन में होता क्या है? प्लस वाला वैल्यू और माइनस वाला वैल्यू दोनों का योग क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या हमारा r इक्वल r माइनस mg cos थीटा इक्वल 0 हो गया। अब क्या करेंगे? हम इस माइनस mg cos थीटा को 0 के ऊपर लिख लेंगे। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? ये mg cos थीटा। अब क्या करेंगे? हम 0 प्लस mg cos थीटा, मतलब हम mg cos थीटा को 0 के साथ जोड़ेंगे। आप लोग को मालूम होना चाहिए 0 के साथ आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? हमारा mg cos थीटा आएगा। ये आ गया हमारा mg cos थीटा। इसको मानेंगे समीकरण 1। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे? बलों का क्षैतिज वियोजन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? बलों का क्षैतिज वियोजन करेंगे। तो बलों को क्षैतिज वियोजन में क्या करना है? हमको सेम संख्या रेखा जैसे जाना है हमको, ठीक है, चतुर्थांश की ओर जाना है। तो चतुर्थांश में क्या होता है? राइट साइड जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस। ठीक, तो राइट साइड क्या काम कर रहा है? देखो हमारा यहां पर हमारा काम कर रहा है सीमांत घर्षण, इसे हम स्थैतिक घर्षण भी कहते हैं। ठीक, जब भी कोई पिंड क्या हो नत समतल पर ढुलने की अवस्था में होता है तो वहां पर क्या करता है? गति विरोधी बल कार्य करता है। उस गति विरोधी बल को हम बोलते हैं स्टैटिक घर्षण या सीमांत घर्षण। तो यहां पर हमारा घर्षण क्या करने का? पीछे की ओर लगेगा। जब भी कोई पिंड क्या होगा, अगर आगे की ओर ढुलना चाहता है तो उसको रोकने के लिए पीछे से एक बल कार्य करता है, जो उसको उस गति का विरोध करता है। उस गति विरोधी बल को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो यहां पर देखो आप लोग ध्यान से, डायग्राम में हमारा जो पिंड है ये ढुलने की अवस्था में है। पिंड ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या काम कर रहा है? पीछे की ओर एक घर्षण कार्य कर रहा है। कौन सा घर्षण?
स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण बोलते हैं, इसलिए इसका मान किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस एफ एस। अब यहां पर देखो आप लोग, बलों को जब हम क्षैतिज वियोजन कर रहे हैं तो प्लस की ओर क्या कर, मतलब क्या किया, राइट साइड में सीमांत घर्षण काम किया, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या काम कर रहा है हमारा, एमजी की साइड थीटा काम कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में इसमें किस में लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, तो ये होगा हमारा माइनस एमजी साइन थीटा। और जब बलों को वियोजित करते हैं तो बराबर क्या लेते हैं, हम जीरो लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जीरो लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एफ एस को छोड़ दिए बराबर जीरो। अब क्या लेंगे हम, माइनस में एमजी साइन थीटा, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो इसमें जाएंगे प्लस एमजी साइन थीटा हो जाएगा। अब जीरो में आप कुछ भी जोड़ो, जोड़ रहे हैं पर जीरो में हमारा क्या जोड़ रहा है, एमजी साइन थीटा, तो जीरो में आप कुछ भी जोड़ के आएगा वहां वही आएगा, तो क्या आएगा हमारा एमजी साइन थीटा आ जाएगा, तो ले लिया हम एमजी साइन थीटा, ये हमारा आ गया एफ एस, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा जो है ये साइन थीटा और कॉस थीटा के अपॉन से निकलता है, मतलब अनुपात होता है। हमारा जो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात से मिलता है, ठीक, इसलिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा वाले को ऊपर और कॉस थीटा वाले को नीचे रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे, और उसके बाद हमको म्यूएस भी क्या करना है, तो म्यूएस क्या होता है हमारा, इसको भी हमको मालूम होना चाहिए। हमारा सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं मैं, हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात होता है उससे हमको टेन प्राप्त होता है, मतलब टेन थीटा प्राप्त होता है, इसलिए साइन थीटा वाले पद को ऊपर रखेंगे और कॉस थीटा वाले पद को नीचे रखेंगे। इसी प्रकार अब हमको स्थैतिक घर्षण गुणांक भी मालूम होना चाहिए निकलता कैसे है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक हमारा होता है अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसलिए यहां पर दिखते हुए हम क्या करेंगे, साइन वाले पद को ऊपर रखेंगे और कॉस वाले पद को नीचे रखेंगे, मतलब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को, समीकरण क्या करेंगे 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्लियर है, ऐसा समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, साइन थीटा वाला पद ऊपर मिल जाएगा और कॉस थीटा वाला पद नीचे मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा, देखो अब भाग कैसे करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से भाग करते हैं और राइट को राइट से भाग करते हैं, तो समीकरण 2 में क्या हमारा एफ एस पहले, तो ये हमारा एफ एस ऊपर चला गया, और समीकरण 2 में हमारा एक में क्या हमारा आर है, तो नीचे आ रहा है चला गया, क्योंकि समीकरण 2 में समीकरण का भाग कर रहा है। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखो आप लोग राइट साइड में क्या है, एमजी साइन थीटा, ये ऊपर चल जाएगा, और समीकरण 1 में देखो क्या है, राइट साइड में एमजी कॉस थीटा है, तो ये नीचे आ जाएगा हमारा। तो देखो ये एमजी एमजी गुणे में है और बटे में भी है, कट जाएगा, ये ऊपर वाले पद से गुणे में है और नीचे वाले पद से भी गुणे में है और बटे में है, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। अब एफ एस बटे आर क्या होता है, बताया जस्ट अभी, एफ एस का मतलब होता है सीमांत घर्षण और आर का मतलब होता है अभिलंब प्रतिक्रिया, तो सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये हो गया म्यू एस। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा के अनुपात को कहते हैं टेन थीटा, ठीक, तो ये हमारा सीधा करके लिख लो, इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा म्यू एस। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि ये हमारा विराम कोण है और ये हमारा टेन है, तो क्या करेंगे, विराम कोण की स्पर्शिया इस स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होता है। लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, अतः स्पष्ट है कि विराम कोण की स्पर्शिया स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होता है। इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण 3। हमें और क्या सिद्ध करना है कि हमारा जो विराम कोण है ये घर्षण कोण के बराबर होता है। तो इससे पहले मैं वीडियो में ये बताया था कि हमारा जो घर्षण कोण की जो स्पर्शिया है tan लैम्डा, ये भी क्या होता है, स्थैतिक घर्षण म्यू एस के बराबर होता है। ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका है, जिनको ये जानकारी नहीं है वो पिछले वीडियो जाके जरूर देखिए, ठीक। तो हमारे पास पुराना जो जानकारी है वो tan लैम्डा बराबर म्यू एस, मतलब क्या होता है, हमारा जो विराम घर्षण कोण की जो स्पर्शिया है ये स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना जरूरी है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं,
tan लैम्डा बराबर म्यू एस। मतलब क्या होता है ये हमारा घर्षण कोण की स्पर्शा स्थैतिक घर्षण गुणक म्यू एस के बराबर होता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब भी हम क्या करते हैं, दो समीकरणों की आपस में तुलना करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्पेशली भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं, या जो सेम दिखते हैं उसको नहीं लिखते हैं। तो यहां पर देखो सेम क्या दिख रहा है हमको, समीकरण 3 में म्यू एस दिख रहा है, समीकरण 4 में म्यू एस दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, या तो डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो नहीं लिख लेंगे, क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर क्या होगा, जो सेम वैल्यू है उसको नहीं लिखा जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, फिर tan थीटा बच गया, और समीकरण 4 क्या हो गया, tan लैम्डा हो गया, और म्यू एस क्या होगा, कैंसल आउट हो गया। तो यहां पर देखो, यहां tan थीटा हो गया, tan लैम्डा हो गया, तो ये tan कट जाएगा आपका, तो क्या होगा, थीटा बराबर लैम्डा। तो यहां पर जो हमको दूसरा बार जो सिद्ध करने बोला था, क्या बोला था कि विराम कोण क्या होता है, घर्षण कोण के बराबर होता है। ये भी सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको स्पेशली क्या कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शा स्थैतिक घर्षण म्यू एस के बराबर होता है। ये सिद्ध हो गया हमारा, देखो यहां पर। अब दूसरा क्या सिद्ध करना बोला था हमको कि और सिद्ध कीजिए कि विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन पर तक भी आसानी से पहुंच जाए, जो किसी भी कारणवश आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उन तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे आप लोग।